नमस्कार विद्यार्थी मित्रों काले आपणे धोरण 10 नी अंदर पाठ चौथो एक प्रश्न 4 उत्तर नी अंदर पहला 2 प्रश्नों ने समझ्या। आजे हवे आपणे आगळ समझीए। तो पहलो प्रश्न ए छे के लेखक पूछे छे के तमे बतावो कि अमारो देश उन्नति केम नथी करतो। ए प्रश्नना जवाबमां ए बताववामां आवे छे के आपणा देशना लोको छे ए पोताना कामनो गर्व लेता नथी। हवे आगळ जोईए आपणे। दूसरे एक मित्र वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS के सदस्य हैं। 30 वर्षों से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में उनका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं रह गया। खाने की दावत हो तो न मेहमान को यह विश्वास है कि खाने की दावत हो तो न मेजबान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आएंगे, और न मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से उसे खाना मिल जाएगा। न गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, और न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर ऊंची स्थान ले लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा और इस प्रकार से तंग न करेगा। सड़क पर चलने वाले को यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह न खोलेगा कि उसकी नोक में मेरी आँख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ का धक्का न देगा। किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं। केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। मांगी चीज ठीक हालत में वापस कर देगा, इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं। सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपने धार्मिक संस्कार भूल गए हैं। आत्मन कुलानी परेशाह न समाचरित। हम अपनी नहीं समझते। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर लेखक का दूसरा जो मित्र हैं वो एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी हैं और 30 वर्ष से अधिक उन्होंने हमारे देश में सरकारी नौकरी की है और अब ये पेंशन लेकर अपने देश गए। न जाने कैसे लेखक की उनसे मित्रता हो गई और लेखक उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ये बताओ कि हमारा देश जो है वो उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। तो वो व्यक्ति लेखक को जवाब देते हैं कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार से उसका कहने का ये अर्थ था कि हम अपनी व्यक्ति का समष्टि के तरफ जो कर्तव्य है वो कर्तव्य हम भूल गए हैं। जो काम उठाया है उसको करना ही चाहिए, ये जो गुण हमारा था वो गुण हम भूल गए हैं। किसी को आज किसी पर विश्वास ही नहीं रह गया। न तो मेजबान को ये विश्वास है कि मेहमान समयसर आएंगे, और न मेहमान को विश्वास है कि जिस मेजबान ने उसे बुलाया है वहाँ जाकर उसे समयसर खाना मिलेगा। तो दोनों को किसी पर विश्वास नहीं है। न धोबी और दर्जी
वायदे पर कपड़े देते हैं और न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि उसे समय पर उसका दाम जो है यानी कि पैसा जो है वो मिल जाएगा। रेलगाड़ी पर जो लोग चढ़ने वाले हैं उनको यह विश्वास है नहीं है कि पहले से जो मुसाफिर बैठे हैं गाड़ी में वो उसे बैठने के लिए स्थान देंगे, और न पहले से बैठने वाले को यह विश्वास है कि जो नया मुसाफिर है वो आएगा और धीरे से आकर अपनी जगह पर बैठ जाएगा और व्यर्थ का शोर नहीं करेगा। लेकिन ये बात का किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। सड़क पर चलने वाले को यह विश्वास नहीं है कि जो व्यक्ति आगे चल रहा है वो अपना छाता खोलते वक्त इस बात का ध्यान रखेगा कि उनकी आँख न फूट जाए, और न पीछे चलने वाला उसे व्यर्थ का धक्का देगा। किसी को किसी पर विश्वास नहीं। केले, नारंगी का छिलका, सुई या पिन आदि इस तरह हम न छोड़े कि दूसरे को कष्ट पहुँचे, ये तो हम कभी करते ही नहीं हैं। और किसी को ये भी विश्वास नहीं है कि अगर किसी को हम कोई चीज़ मांगी दे तो वो ठीक तरह से उसे वैसी की वैसी वापस कर जाएगा। तो आदि सभी बातें ऐसी हैं जो तात्कालिक सुविधा देखते हुए सोची जाती हैं। सारे संसार को अपने आराम के लिए बना हुआ ही हम समझते हैं। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव हम नहीं करते हैं। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं और इसी के कारण हमारा देश जो है वो प्रगति नहीं कर रहा है। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। 7-8 वर्षों से वो हमारे देश में रह रही हैं और भारतीय बनकर और प्रेम से वो लोगों की सेवा कर रही हैं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उसे जेल भी जाना पड़ा था। कई कारणों से भारतीयता का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्यक्षेत्रों में हुआ है। उनको भी लेखक ने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। यानी भारत के लोग आलसी हैं। मेहनत का जो महत्व है वो हम लोग नहीं जानते। मेहनत करना तो हम मरभूखों का काम समझते हैं। यानी मेहनत वो करते हैं जो भूखा रहे, जिसे खाना न मिले। जिसके पास पैसा है ऐसे लोगों का मेहनत करना ज़रूरी नहीं है। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। जो पैसेदार हैं उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बैठे रहे तो भी चलता है, ऐसा हम मानते हैं। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। आरंभशूर तो हम हैं पर हमें लगन नहीं है। आरंभशूरा विद्यार्थी मित्रों ये तत्पुरुष समास हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो कार्य तो हम प्रारंभ से शुरू करते ही हैं। इसी कारण न हमने रोजगार में और न रोजगार में परिश्रम करते हैं और इसी कारण हम अपने गृहस्थ संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने पीटने झिकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की ओर अपनी काया पलट कर सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। लेखक का कहने का ये अर्थ है कि हम लोग बड़े आलसी हैं। चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्ध स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। मेरी पितामही तुल्य थी। उनको भी मैंने तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण देकर उन्होंने बतलाया
कि भारत में लोग दूसरों को आगे ही नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रखना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते और उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्ध की बात ठीक थी, अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब उनके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए और इसी कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। पैसे में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो विद्यार्थी मित्रों, चौथा जो व्यक्ति था लेखक का मित्र, ये एक वृद्ध स्त्री थी और वे संसार में विख्यात थी और लेखक के उनका बहुत अच्छा संबंध था। लेखक की वो पितामही समान थी। उनको भी लेखक ने परेशान करके प्रश्न पूछा, आपने तो 40 वर्ष हमारे देश में अलग अलग प्रकार की सेवाएं की हैं, तो आप तो हमें ये बताए, आपको तो ये बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं हो रही है। थोड़े में उस वृद्ध स्त्री का जवाब था कि हम लोगों में उदारता नहीं है और उन्होंने उदाहरण दे देकर हमें ये समझाने का प्रयत्न किया है। लेखक को समझाने के लिए उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आपके देश में जो लोग आगे बढ़ गए हैं समाज में, वो दूसरों को आगे बढ़ने में मदद नहीं करते। जो गुणी नवयुवक हैं उसे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता और अगर पिता घर का जो व्यवहार है, घर का जो कार्यभार है, वो अंत तक पुत्र को नहीं सिखाता और उनके कारण पुत्र जो हैं वो इस बात के गुण ग्रहण नहीं कर सकता। देश में कई ऐसे गुणी लोग हो गए जिसको कई प्रकार की औषधियों का ज्ञान था, कई प्रकार की बातें उनमें थी जो दूसरों को वो सिखा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्हीं के कारण देश में उनमें जो गुण थे वो दूसरे नहीं सीख पाए। नवयुवकों को उन्होंने काबिल नहीं बनाया और उसी के कारण जो बातें समाज में आज होनी चाहिए थी वो उन्हीं के साथ लुप्त हो गई। तो उनका कहने का कारण ये है कि हम समाज में दूसरों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते, हम स्वयं आगे ही रहना चाहते हैं। दूसरों को आगे बढ़ते देखना हमें पसंद नहीं है और पेशे में तो आज इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखाता। जो व्यक्ति रोजगार के में बड़ा होता है, नौकरी धंधे में बड़ा होता है, वो अपने जो छोटे लोग हैं जिनसे बाद में नौकरी या काम सिखाना होता है उसे पूरी तरह से वो काम नहीं सिखा रहे हैं और इसी के कारण सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्सता दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, उनकी तरफ ધ્યાન નહીં દિયા જાતા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કહેવાનો અર્થ એવો હતો કે પહેલા પ્રશ્નની અંદર લેખકના જે ત્રીજા મિત્ર હતા એનું કહેવું એવું છે કે તમારા ભારતીયોની અંદર જે લોકો છે એ શ્રમને મહત્ત્વ જ નથી આપતા, મહેનત કરતા જ નથી અને મહેનત કરવી એ તો ભૂખે મરતા લોકોનું કામ છે। જેની પાસે પૈસા છે એને કામ કરવાની જરૂર જ નથી એવું આ લોકો સમજે છે। અને ચોથા વ્યક્તિ છે એનું કહેવાનું એવું હતું કે તમારામાં ઉદારતા નથી। જે વ્યક્તિ જે કામ જાણે છે એ બીજાને શીખવાડવામાં માનતા જ નથી, પોતે જ સર્વસ્વ છે અને
પોતે જ એ કામ કરી શકે, બીજાને શીખવાડાય નહીં એવું એ પોતે મનમાં વિચારે છે અને જો બીજાને શીખવાડે તો એ સમાજની અંદર આગળ વધી જાય એવું પણ એના મનમાં છે અને પરિણામે એ પોતાનું કામ છે એ બીજાને શીખવાડતા નથી અને પરિણામે દેશ છે એની પ્રગતિ થતી નથી। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इन चारों प्रश्नों के समझने के बाद एक बात अवश्य समझ चुके हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। अब लेखक ने इस गद्य का कुछ सारांश हमें इस प्रकार से बताया है और चारों प्रश्नों को जोड़कर उन्होंने जो कहा है ये भी हम देख लें। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने से दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। तो लेखक सारांश समझाते हुए ये कहते हैं कि जो हमारा काम है वो हम ठीक समय पर नहीं करते और उस काम को न उठाकर अपने काम में हम गर्व नहीं लेते, उसके करने में दूसरे के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को न अनुभव कर अपने काम की एक एक बात जो है उसे पूरी तरह से न समझकर और उसमें संपूर्ण रूप से परिश्रम के साथ उसे स्वयं न करके हम उदारता के साथ दूसरों को न सिखाकर अपना नाश अपने आप कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कवि का, लेखक का, कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हम पूरी तरह से जिम्मेदारी पूर्वक शामिल नहीं होते, दूसरों को भी पूरी लगन से उसे नहीं सिखाते और ऐसा करके हम अपना ही सर्वनाश करते हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का यहाँ पर बतलाया है, उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। तो लेखक के चारों मित्रों ने एक एक जो हमारा अवगुण था, दुर्गुण था, कहने का मतलब दोष था, उसे बताया और चारों को जोड़कर लेखक ने अपना उत्तर जो है वो पूर्ण कर दिया कि यदि और भी सूत्रवत व्रत सत्य को जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। तो लेखक कहते हैं कि यदि हम सभी बातों को जोड़कर अगर कोई उनमें से सत्य निकालने का प्रयत्न करे तो लेखक कहते हैं कि मैं ये कहूँगा कि हम नागरिक अपने कर्तव्यों और अधिकारों को आज भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन इनमें से कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। आज हमारे देश में बड़े बड़े नेता हैं जो बहुत अच्छी तरह से कार्य को कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े लोगों से हम कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं, सामान्य लोग उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार करते हैं, जय जयकार पुकारते हैं और उसी में धर्म की इतिश्री समझते हैं। तो जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी हम मूर्ति बनाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं और उसी को ही अपना धर्म समझते हैं और उसे ही पूर्ण करते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते।
मूर्ति की स्थापना कर देते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं और उनमें ही अपना भला समझते हैं, लेकिन मूर्ति की स्थापना करने के बाद उनके कहे अनुसार हम नहीं चलते और इसी कारण उसके आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन भी नहीं करते। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं। जो कार्य हमें करना चाहिए वो तो हम नहीं कर रहे हैं। संसार वेग से चला जा रहा है। आज दुनिया प्रतिदिन प्रगति कर रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हम तटस्थ हैं, यानी वहीं के वहीं हैं। सामने सब कुछ है, जो कुछ आकर हमारा काम कर दे। सामने सब कुछ है, जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है? जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, कोई दूसरा आकर हमारा क्या काम करे? हम खुद अपना काम नहीं करना चाहते। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार से करते हैं, तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि यदि हम इस बात का ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देना ही नहीं है, किंतु ठीक तरह से काम करने में है। यदि हम ख्याल रखें कि हमें जो कार्य मिला है उसे बड़ी लगन से, धैर्य से और जिम्मेदारी पूर्वक करना है और उसे समयसर जिम्मेदारी पूर्वक यदि हम कर दे, तो हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार से करते हैं, तो ही हम देशभक्त कहलाने के लायक होंगे। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, यदि हमारा कार्यक्षेत्र छोटा ही क्यों न हो, फिर भी हमें अपना जो कार्य है वो ठीक से और जिम्मेदारी से करना चाहिए। हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव, शिक्षक ही क्यों न हो, चाहे हम कोई भी हो, चाहे दर्जी हो, धोबी हो, नाई हो, सुथार हो, दुकानदार हो, किराएदार हो, मजदूर हो, गांव के लोग हो या शिक्षक हो, कुछ भी क्यों न हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा, उनके एक एक अंग में जान आएगी। यदि ये सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों को समझकर ठीक प्रकार से यदि काम करना शुरू कर दे, तो हमारा जो देश है वो एकदम से जाग उठेगा, उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी, यानी सभी प्रगति करने लगेंगे। हमारे व्यक्तिगत जीवन में संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपर्युक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर लेखक का कहने का भावार्थ यही था कि समाज में जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों न हो काम करता हो, जैसे कि शिक्षक हो, दुकानदार हो, धोबी हो, दर्जी हो, नाई हो, मजदूर हो, किसान हो, ये सभी लोग आलस को छोड़कर सम्मान के साथ अपनी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को, उस कर्तव्य को सही प्रकार से समझकर सही रूप से अपनी जिम्मेदारी उठा ले और सच्ची लगन और ईमानदारी से अपना कर्तव्य करे, तो ये हमारे देश की सही उन्नति में जरूर प्रगति ला सकता है। उन्नति तभी हम कर सकते हैं। तो लेखक का कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि हम सब लोग यदि जाग जाए और सभी लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से समझकर अपना कार्य करने लगेंगे, तो हमारा देश अवश्य ही प्रगति करेगा
और ये काम हमारा ही है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु का नहीं है, नहीं है, नहीं है। यानी हमें स्वयं जागना है। हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अकेले पहले से शुरुआत करनी है, अपने आप से शुरुआत करनी है। दूसरे क्या करते हैं ये नहीं देखना है। व्यक्ति खुद अपना कार्य ईमानदारी, लगन और सच्ची निष्ठा से करने लगेगा और सभी व्यक्ति यदि इसी प्रकार से, सभी देश के नागरिक यदि इसी प्रकार से जागरूक होकर अपना अपना कर्तव्य जो है वो ईमानदारी से निभाएगा तो अवश्य देश की उन्नति होगी। ये हमारा ही कर्तव्य है, दूसरे किसी और का नहीं, नहीं, नहीं। इस बात पर लेखक जोर देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा जो गद्य 4 था ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप लोगों को इनका जो स्वाध्याय है वो अपनी बुक्स में लिखना है और यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये 3 विकल्प हैं और तीनों में जो प्रश्न हैं उनके 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से जो सही विकल्प हैं उसे चुनकर आपको विकल्प पूर्ण करना है, यानी विकल्प का उत्तर लिखना है। तो ऐसे 3 प्रश्न हैं जो 1-1 गुण के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा है 1-1 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये भी परीक्षा में 1 गुण के लिए पूछा जाता है। ऐसे यहाँ पर 4 प्रश्न हैं। तो चारों के चारों प्रश्न और उनके उत्तर आपको अपनी बुक्स में लिखना है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये भी 3 प्रश्न हैं। ये तीनों प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना है और ये 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना 2 गुण के लिए पूछा जाता है। ऐसे 2 प्रश्न होते हैं परीक्षा में और कुल उनके अंक हैं 4। तो आपको ये 2-3 वाक्य के प्रश्न के उत्तर भी लिखना है जो हमारा 4 गुण के लिए हैं। और फिर चौथा जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। तो ये 3 अंक के लिए हैं और उनके 4 प्रश्न हैं जिनका आपको विस्तार से उत्तर लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा जो स्वाध्याय है उसमें कुछ मुहावरे भी हैं। तो ये मुहावरा भी आपको लिखना है और मुहावरे भी यहाँ पर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनके बारे में हमने पहले चर्चा की है और आगे भी व्याकरण के प्रश्नों के वक्त करेंगे। तो आपको इनका स्वाध्याय अपनी बुक्स में लिखकर रखना है और जब भी आप स्कूल में आए, पाठशाला में आए तो उसे साथ लेकर आना है। बस आज के लिए इतना ही। अस्तु। जय हिंद।